तो दोस्तों रिसेंटली आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे कि देयर आर प्रेडिक्शंस कि इस मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट के द कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट बिल फिर से प्रपोज किया जाएगा, जो कि अभी तक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास था। एक्चुअल में ये बिल 2025 में इंट्रोड्यूस किया था अमित शाह जी ने, जिसका पर्पस ये था कि हम काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम देख रहे थे कि बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं जिनको डिटेन कर लिया जाता था, जिनको अरेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन पर रहते थे, राइट? जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं अरविंद केजरीवाल का। व्हाट हैपेंड दैट इन मार्च 2024 ही वाज अरेस्टेड। ये कन्विक्ट नहीं हुए थे, ना ही ये गिल्टी प्रूव हुए थे, जस्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट किया हुआ था। बट इनकी पार्टी ने बोला कि क्योंकि इनका क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है, इसलिए ये अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी सेड दैट ही वुड कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर, एंड लीगल रिपोर्टिंग आल्सो नोटेड कि उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में या ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कोई ऐसा प्रोविजन था जो कि ये फोर्स करता हो किसी भी मिनिस्टर को कि जब वो डिटेंशन के टाइम में है, उस टाइम पर उसको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। इसी वजह से जो दिल्ली हाई कोर्ट उस टाइम पर इस केस को हैंडल कर रहा था, उसने भी इनको उनकी पोजीशन से हटाने के लिए अपील को रिजेक्ट कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि लोगों का जो टैक्स भरा जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं, वो वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर जो है वो कस्टडी में है, वो अपने ऑफिस में नहीं है और वो जनता का काम नहीं कर पा रहा है। सो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए 130th अमेंडमेंट बिल लाया गया। हालांकि इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जिनको हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो पहले हम जान लेते तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका बेसिक पर्पस क्या है। So, the purpose of 130th Amendment bill is mean to remove the Prime Minister or any Chief Minister if they are arrested and detained for 30 consecutive days। यदि कोई भी मिनिस्टर, इवन वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, यदि उनको 30 डेज के लिए डिटेंशन में रखा जाता है फॉर एन ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट जो है 5 ईयर से ज़्यादा की है, जिसकी पनिशमेंट 5 ईयर से ज़्यादा की है, देन दिस पर्सन will have to leave his office on the 31st day। That is the basic idea. Why? To prevent wastage of public trust and resources। तो एज वी सेड कि व्हाट इज द एम इज टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं वो बार बार केसेस में फंसते रहते हैं, एंड क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ डिटेंशन में है, राइट, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ कस्टडी में है, इसकी वजह से उनका ऑफिस का काम रुक जाता है। इवन दो दे रिमेन इन देयर पोजीशन, बट उनका ऑफिस से कोई काम नहीं हो रहा होता है। तो क्रिटिक्स से बाकी क्रिटिक्स का कहना ये है कि गवर्नमेंट अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे कि ईडी और सीबीआई का यूज़ करके लोगों को फंसा भी सकती है। वाई? कि वो उनको डिटेन कर लेगी और 1 महीने तक डिटेन करे रहेगी, बाद में जो भी उनके ऊपर चार्जेस हैं वो शायद हटा देंगे यदि ये प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा ही कुछ तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी तो हुआ है। इफ़ वी सी हिज रिसेंट एग्जाम्पल व्हाट हैपेंड दिस इन मार्च 2024, in March 2024 अरविंद केजरीवाल जी वाज अरेस्टेड, राइट। इस पार्टी सेट कि ये रिज़ाइन नहीं करेंगे क्योंकि उनके खिलाफ क्राइम प्रूव नहीं हुआ है, बट ये काफ़ी दिन तक डिटेंशन में थे, तो इन्होंने खुद अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया और उस टाइम पर इनकी एक दूसरी मिनिस्टर हैं आतिशी, जो कि चीफ मिनिस्टर बन गई थी। लेकिन रिसेंटली यदि हम अभी की बात करें, इन फरवरी 2026, तो ये जो लोकल कोर्ट था, दिस कोर्ट डिस्चार्ज केजरीवाल इन द सीबीआई करप्शन केस, और इन्होंने जो है एजेंसी को भी, सीबीआई को भी क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने सिर्फ कही सुनी बातों पर माना, ना कि कोई मटेरियल एविडेंस ढूंढा। अब इससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इससे ये है कि इससे मासूम व्यक्ति को भी फंसाया जा सकता है। अभी तक इनके खिलाफ कोई क्राइम प्रूव नहीं हुआ, फिर भी इनका जो पॉलिटिकल करियर है वो सिर्फ डिटेंशन की वजह से खत्म हो गया। तो सीबीआई ने भले ही इस केस को अपील के लिए हाई कोर्ट में डाला है, बट अभी तक इनके खिलाफ कोई भी क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। स्टिल इनको अपनी पोजीशन को छोड़ना पड़ा, और शायद इसी की वजह से ये अगले इलेक्शन में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। सो दैट इज व्हाई वी हैव द क्रिटिक्स हैव हाईलाइटेड दैट अ पॉलिटिकल करियर ऑफ एन इनोसेंट में गेट डिस्ट्रक्टेड ओनिंग टू नेक्सस ऑफ रूलिंग पार्टी एंड द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज।
right? So even though the objective of this amendment bill is to prevent criminalization in politics, but critics say कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज यदि अच्छे से काम नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट इसका रॉन्ग यूज़ कर सकती है किसी के पॉलिटिकल करियर को ख़त्म करने के लिए। हालांकि सपोर्टर्स बोलते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल एलिगेशंस होते हैं वो अपने ऑफिस को में रहते हैं और इससे पब्लिक ट्रस्ट और उनकी मॉरल लेजिटिमेसी ख़त्म होती है, राइट? So the main objective of is to prevent ministers from remaining in power while under prolonged detention for a period of more than 30 days for an offense in which the punishment prescribed is more than 5 years। तो ऐसे कोई भी ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 5 ईयर से ज़्यादा की है, उसके लिए यदि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पुलिस किसी भी मिनिस्टर को 30 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए डिटेन कर दी है तो उनको 31st डे को अपनी पोजीशन छोड़नी ही पड़ेगी, अगर उन्होंने अब तक रिज़ाइन नहीं किया है या फिर उनकी पार्टी ने किसी और को लीडर नहीं चुना है। खैर, अब हम जान लेते हैं रिलेटेड प्रोविज़न जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सो द रिलेटेड प्रोविजंस हम जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 1, जिसमें कहा गया है कि इफ़ अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर सम सीरियस ऑफेंस सच एज प्रोमोटिंग एनमिटी, या ये ब्राइब लेते हैं या ये किसी करप्शन से रिलेटेड या रेप रिलेटेड या इवन डॉरी रिलेटेड क्राइम से ये जुड़े हुए पाए गए होते हैं तो इनको इनकी पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हुआ है। दिस क्लॉज इज फॉर एमपी एंड एमएलएज। तो इसका मतलब ये है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ़ दे आर डिस्क्वालीफाइड देन दे कैन नॉट रिमेन मिनिस्टर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। ये आपको बेसिक क्लॉज पता होगा कि अ पर्सन कैन नॉट रिमेन minister if he does not become a member of parliament or a member of legislative assembly within a period of 6 month। वहीं सेक्शन 8(2) की यदि हम बात करें तो इसमें भी कुछ क्राइम्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि डाउरी रिलेटेड ऑफेंस हो गया, आपका फूड अल्ट्रेशन रिलेटेड हो गया और सब ऐसा कोई भी सीरियस ऑफेंस हो गया तो जैसे ही आपकी कन्विक्शन होती है वैसे ही आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सेक्शन 8 और 3 में भी ये कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन को 2 साल से ज़्यादा के लिए कन्विक्ट किया गया है यानी उनको गिल्टी प्रूफ किया जा चुका है, तब भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और इनकी डिस्क्वालिफिकेशन 6 ईयर्स तक रहेगी, यानी कि ये 6 ईयर्स तक कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों एग्जिस्टिंग प्रोविजंस की यदि हम बात करें तो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में मेन जो हाइलाइट है वो ये है कि कन्विक्शन, ये सारे के सारी डिस्क्वालिफिकेशन जब कब होती है, जब कोई भी पर्सन को कन्विक्ट कर लिया जाता है यानी कि वो गिल्टी प्रूव हो चुका है। लेकिन जो हमारा न्यू क्लॉज है यानी कि 130th अमेंडमेंट बिल, राइट, ये बोलता है कि यदि कोई पर्सन डिटेन होता है इवन दो उनके खिलाफ कन्विक्शन जो है प्रूव नहीं हुआ है और ये सिर्फ और सिर्फ कस्टडी है, तब भी यदि वो 30 डेज से ज़्यादा के पीरियड के टाइम के लिए कस्टडी में है तो उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। और इसी बात का क्रिटिसिज्म है। तो कंट्रोवर्सी यही है, द कंट्रोवर्सी वाज नॉट जस्ट अबाउट वन पर्सन, कि भले ही यहाँ पर गैप है बट क्रिटिक्स का मानना ये है कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी पर्सन को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है ऑन फॉल्स केसेस। तो दोस्तों आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।